ठीक है। ओके, सो गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट खत्म किया था, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारा पूरा हो चुका है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं बचता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो फाइल दे रखा था ना तुम लोग को, ठीक है। ओके, फाइन। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आज तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, EBQ। अभी तुमने EOQ वाला चीज ऑलरेडी वहां करा हुआ है कॉस्टिंग में, तो ये भी वही है, बस यहाँ हम बात कर रहे हैं EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की। ओके, तो जस्ट लाइक योर EOQ वाला चीज, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी बिल्कुल उसी की तरह होता है, ठीक है। यहाँ पे हम मेनली बात करते हैं प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, एंड कितना कितना ड्यूरेशन में, कितना कितना इंटरवल में वो जो है प्रोडक्शन होना चाहिए, उसका हम बात करते हैं। सो EBQ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में भी क्या सर, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन क्या, कॉस्ट का, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इन अ बैच, कि एक बैच में कितना क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कितना कॉस्ट रहेगा, एक बारी में, एक बैच में हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और उसका कितना हमको कॉस्ट रहेगा। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि एक बैच का जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितना उसका कॉस्ट हम यहाँ पे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसको यदि डिफाइन करें तो व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसको यदि डिफाइन करें तो सर इट इज द क्वांटिटी, it is the quantity per batch which when produced would minimize, which when produced would minimize टोटल रेलेवेंट बैच कॉस्ट, हमारे पूरे बैच की कॉस्ट को वो मिनिमाइज कर देगा। तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब हम इतना क्वांटिटी का बात कर रहे हैं कि यदि जिसका हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारा कॉस्ट को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। सो दैट इज कॉल्ड EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो ये कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करने का बात कर रहे, 10 द टोटल कॉस्ट, या वी कैन से द टोटल और सम ऑफ सेटअप कॉस्ट the total or sum of setup and carrying cost is minimized.
is minimized at the level where both costs are equal. हमने कहा EBQ में हम कोशिश कर रहे हैं सर उतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का जहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा. तो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकल के आएगा? तो मिनिमम कॉस्ट के लिए बोल रहा है कि कॉस्ट आपका बैच का मिनिमम तब रहेगा जब आपका दोनों के दोनों कॉस्ट, कौन दोनों कॉस्ट, योर कैरिंग कॉस्ट और योर सेटअप कॉस्ट बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. ठीक है, तो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मतलब हम उतना क्वांटिटी का बात कर रहे हैं पर बैच, हम उतना क्वांटिटी का बात कर रहे हैं पर बैच जिसमें हमारा कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम. तो मिनिमम कॉस्ट कब रहता है? तो कॉस्ट मिनिमम रहेगा तब जब आपका सेटअप कॉस्ट और आपका कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या आ जाए, इक्वल अगर आ रहा है तो वहां पे प्रूफ हो जाता है कि हाँ योर कॉस्ट इज मिनिमम. और इन दोनों को इक्वल प्रूफ करके ही हमारा EBQ का फॉर्मूला बनता है. बेसिकली जो हम वो फॉर्मूला बनाते हैं ना अंडर रूट के अंदर 2 वाला, तो वो जो फॉर्मूला बनता है वो इन ही दोनों कॉस्ट को आप जब इक्वल रख के करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो फॉर्मूला वहां से डिराइव होता है. ठीक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि योर आर बैच क्वांटिटी विल बी मिनिमम. इट विल बी मिनिमम कब 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 सर, जब हमारा ये दोनों कॉस्ट क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. ठीक है, तो इसमें देखो हमको 3 तरह के कॉस्ट की बात करनी है बेसिकली. तो कौन कौन सा जो कॉस्ट है यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, कौन कौन सा तरह का कॉस्ट है जो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा? 3 तरह कॉस्ट हम यहाँ बात करते हैं. एक हम बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की, एक हम बात करते हैं सेटअप कॉस्ट की, और एक हम बात करते हैं यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकलेगा? तो सर जितना टोटल प्रोडक्शन होगा उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा. सेटअप कॉस्ट, सर जितना हमने सेटअप लगाया पर बैच उसको सेटअप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको सेटअप कॉस्ट मिल जाएगा. सेम फॉर कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट क्या होता है? जब आपने प्रोडक्शन करा है तो सारा का सारा क्वांटिटी बिक जाए जरूरी नहीं होता है, तो आपको कुछ क्वांटिटी क्या करना पड़ता है, अपने पास स्टोर करके चलना पड़ता है, कैरी करके चलना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट. तो बेसिकली हम यहाँ पे उतना क्वांटिटी पता करना चाहते हैं जिसमें हमारा चाहे प्रोडक्शन कॉस्ट निकले, सेटअप कॉस्ट निकले, कैरिंग कॉस्ट निकले, तो इन सब का जब हम सम करें तो इट विल बी मिनिमम. क्योंकि आपको अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट मिनिमम करना रहेगा. आपको अल्टीमेटली कौन सा कॉस्ट मिनिमम करना रहेगा? टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट किससे मिलके बनेगा? तो टोटल कॉस्ट में कैरिंग कॉस्ट भी आएगा, टोटल कॉस्ट में सेटअप कॉस्ट भी आएगा, टोटल कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी आएगा. तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो दैट कॉस्ट विल बी द मिनिमम वन. तो हमको कुछ ऐसा क्वांटिटी पता करना रहता है जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट मिला करके अपना टोटल जो कॉस्ट है वो मिनिमम लेवल पे है. तो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए आपका रहता है कि एनुअल प्रोडक्शन, जितने भी यूनिट्स में हुआ है, एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो. किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पर यूनिट. पर यूनिट जो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे. सेटअप कॉस्ट का बात करोगे तो सेटअप कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ सेटअप, जितने आपको सेटअप लगाने वो उसको मल्टीप्लाई कर दो. किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट ऑफ सेटअप से. ठीक है, और नंबर ऑफ सेटअप कैसे फाइंड करते हैं? कितने सेटअप लगाने ये कैसे पता करते हैं? तो नंबर ऑफ सेटअप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एनुअल प्रोडक्शन को डिवाइड कर दो क्वांटिटी पर बैच से. क्वांटिटी पर बैच से कि एक बैच से कितना क्वांटिटी जाते हो और तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है.
डिवाइड कर दो, तुमको पता चल जाएगा ऐसे कितने सेटअप लगाने की ज़रूरत है। एनुअल क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट कितना है, उसको डिवाइड करो क्वांटिटी पर बैच कि एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है, तो तुमको पता लग जाएगा कि कितने कितने सेटअप्स की तुमको ज़रूरत है। और जब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो, कैरिंग कॉस्ट के लिए आपका फॉर्मूला चलेगा एवरेज इन्वेंट्री और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करते हो, कैरिंग कॉस्ट से, जो क्वेश्चन में दी होती है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करते हैं, तो एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है जनरल, जो भी आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आया उसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री निकल जाती है। बट लास्ट में इन सब का जब टोटल कॉस्ट का बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीज ऐड कर लोगे आप, ऑर्डरिंग कॉस्ट, योर कैरिंग कॉस्ट एंड योर सेटअप कॉस्ट। देखो लिखो, टोटल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बोल सकते हो कि जितना कॉस्ट लग रहा वो, प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द मटेरियल, एंड आपका स्टोरेज कॉस्ट यानी कि आपका कैरिंग कॉस्ट, यू विल गेट अ टोटल कॉस्ट। तो जब हम डिसीजन की बात करते हैं कि भाई ईबीक्यू की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो ज्यादा मतलब रेलिवेंस अगर देखें तो रेलिवेंस है सेटअप कॉस्ट का और कैरिंग कॉस्ट का। प्रोडक्शन कॉस्ट का एज सच कोई सेटअप निकल के नहीं आता, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी तुमको पता करना है कि एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, पर तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट तो क्या चलेगा, इट विल बी दी सेम। तुम एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट तो क्या रहेगा, इट विल बी सेम। तो जब हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट रहता है वो किसका रहता है, इट इज ऑफ सेटअप कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट का वहां पे कोई रेलेवेंस नहीं रहता, क्यों, तुम एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि तुम्हारा टोटल जो प्रोडक्शन है वो तो एनुअल तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ईबीक्यू के लिए हमको मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम कॉस्ट की हमने बात किया, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का मेनली जरूरत पड़ेगा। क्या चल रहा है कि तुमको एनुअल बेसिस पे कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। अब एक बार में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, एक बार में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, तो उसको अपन बोलते हैं पर बैच अपना कितना इकोनॉमिक क्वांटिटी रहेगा, कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारा कॉस्ट क्या रहे, मिनिमम रहे, कि एक बारी में एक लॉट में या एक बैच में हम कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे कि वो हमारा सबसे ऐसा मिनिमम कॉस्ट हमको प्रोवाइड करे, तो उसको हम बोल रहे हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एंड उसके लिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के तुमको बताया गया सबसे ज़्यादा जो रेलिवेंस रहेगा तुम्हारे ये कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट का रहेगा, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट विल बी द सेम। टोटल कॉस्ट यदि आपको फाइंड करना है तो टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला लाएंगे, आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ एक और चीज अपन बात करते हैं, प्लस एक और चीज आता है कि भाई कितना कितना इंटरवल में हम वो प्रोडक्शन करते रहेंगे, कितना कितना इंटरवल में हम वो प्रोडक्शन करते रहेंगे। तो एक ये लिखेगा टाइम इंटरवल
between two batches or we can say setups or between two runs तो इसका फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा 360 डेज को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ बैचेस से ईयर के अकॉर्डिंग 360 डेज लेके चल रहे हैं अपन, नॉट 365 नॉट 366, हम 360 डेज लेके चल रहे हैं। 360 डेज को डिवाइड कर रहे हैं हम नंबर ऑफ बैचेस से, तो इससे पता लग जाएगा दो बैचेस के बीच में कितना समय है। और सर ये नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ बैचेस इज नथिंग बल्कि द नंबर ऑफ सेटअप्स, दैट इज द एनुअल प्रोडक्शन, डिवाइड कर दो तुम्हारे EBQ से, यू विल गेट नंबर ऑफ बैचेस। ठीक है, सो अलोंग विद दिस, अब सर EBQ का फॉर्मूला ये सब तो लिखवा दिया आपने, बोला टाइम इंटरवल बता दो बिटवीन द टू बैचेस, फिर नंबर ऑफ बैचेस। अब यहाँ पे आ गया EBQ, तो EBQ कैसे निकलेगा? इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका फॉर्मूला तो रही क्या, तो उसका फॉर्मूला लिखो बच्चों। ए माने तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस, एस विल बी योर सेटअप कॉस्ट जिसका फॉर्मूला लिख रखा है, एंड सी विल बी योर कैरिंग कॉस्ट। एस विल बी योर सेटअप कॉस्ट, सी विल बी योर कैरिंग कॉस्ट, ये तुम्हारा EBQ आ जाएगा। तो चलो सीधे क्वेश्चन लेते हैं पहले, और वो क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें 2-3-4 चीजें फाइंड करके देखते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स which have a storage cost, yeah, setup cost, which have a setup cost, not storage cost, which have a setup cost of 324 पर रन, यानी एक बार अगर चलाते हो तो उसका ये दे रखा है, एक सेटअप लगाने का कॉस्ट दे रखा है। फिर कैरिंग कॉस्ट दिया है 0.10 पर यूनिट, पर मंथ, पर यूनिट पर मंथ। तो EBQ निकाल लीजिए आप लोग इससे। $24,000 हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज कॉस्ट हमको दिया डायरेक्टली 324, और कैरिंग कॉस्ट दिया है 0.10 पर यूनिट इनटू पर मंथ।
पर मंथ इज लाइक 12 मंथ्स वी हैव, तो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग तो हमको पता चल जाएगा। कितना आया? 3600। तो दिस इज योर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, कि एक बैच में आप इतना इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे, एक बैच में आप इतना इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे। अब निकालो इसमें नंबर ऑफ बैचेस या नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ बैचेस निकालो, कितना बैचेस रिक्वायर्ड रहेगा। अब इसको नंबर ऑफ बैचेस भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ रन्स भी बोल सकते हो, जैसे सेटअप कॉस्ट दिए ना। अच्छा, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ रन्स, और अल्टीमेटली दिस इज द नंबर ऑफ सेटअप्स, है ना, यही तुम्हारा नंबर ऑफ सेटअप्स भी होता है। अपन ने लिखा था ना इधर, देखो ये रहा, तो फॉर्मूला वाज सेम, तो यही तुम्हारा नंबर ऑफ सेटअप होता है, यही तुम्हारा नंबर ऑफ बैचेस होता है, ये तुम्हारा नंबर ऑफ रन्स होता है। तो कुछ भी लिखा आता है तो घबराने का नहीं। हाँ, और बैचेस मान लो तुम एक ही सेटअप लगा रहे हो, पर उसको कितना और उसको कितनी बार रन करना चाह रहे हो। तो एनुअल को डिवाइड कर दो इससे, तुम्हारा EBQ से कितना आया? 6.67 रन्स। नहीं 6.6 से ले लो, आगे देखने का क्वांटिटी में जहाँ रखना होगा। वैसे तो हाँ लेना चाहिए 7, क्योंकि 6.6 रन्स कैसे होंगे, 6.6 बैचेस कैसे होंगे, तो 7 आप ले सकते हो। तो 7 रन्स या 7 बैचेस या 7 सेटअप्स। अब नंबर ऑफ रन निकाला, टाइम इंटरवल भी निकाल लो, टाइम इंटरवल बिटवीन टू रन्स या बिटवीन टू बैचेस। तो उसका फॉर्मूला लिखा अपन ने 360 डे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस 7 है, यस 51.4, यानी कि 51.4 आया। तो 51 ले, 52 ले लेते हैं। 52 डेज, देयर विल बी अ गैप ऑफ 51 ले लेते हैं, चलो 51 ले लेते हैं बेटा। तो देयर विल बी अ गैप ऑफ 51 डेज इन बिटवीन द टू रन्स। जब दो बार ये तुम्हारा सेटअप चलाते या जो भी है, तो उसके बीच में 51 डेज का फ्री टाइम पीरियड है उनके पास। कॉस्ट निकाल लो, अब इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट तो नहीं निकलेगा तुम लोग का, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने दे नहीं रखा ना, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट रखा, तो वो मत निकालना। तुम तो इसमें दो चीजें निकाल लो, एक तो सेटअप कॉस्ट निकाल लो और एक कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। एक सेटअप कॉस्ट निकाल लो और एक कैरिंग कॉस्ट निकालो। तो नंबर ऑफ सेटअप्स को डिवाइड कर दो, सेटअप मल्टीप्लाई कर दो सेटअप कॉस्ट से। सेटअप कॉस्ट है तुम्हारा 324, टोटल सेटअप कॉस्ट, तो 324 पर सेटअप, एंड नंबर ऑफ सेटअप्स 7। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट, एवरेज इन्वेंट्री यानी कि EBQ अपॉन 2 इंटू 0.10 इंटू 12, एक सेकंड,
कितना आया ये 2268, EBQ वॉज कितना 3600 डबल 1800 इंटू ओके 2268। अरे बेटा अच्छा ओके 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 2268 एंड ये 2160 ओके। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया जिसमें आपका टाइम इंटरवल आपने सब निकाल लिया, नंबर ऑफ बैचेस निकाले, नंबर 1 निकाल लिया, EBQ निकाल लिया। ये बहुत बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अच्छा यहाँ पे हम कैरिंग कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं तनीषा? यहाँ पे हम कैरिंग कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सर हम ये मान के चलते हैं जितना टोटल क्वांटिटी है वो सारा का सारा माल नहीं बिकेगा, कुछ बच जाएगा। बट व्हाट इफ सारा क्वांटिटी बिक जाए? व्हाट इफ जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सारा का सारा क्वांटिटी बिक जाए, फिर देयर विल बी नो कैरिंग कॉस्ट। या जितना माल बिक रहा है, या समझो जितना अब तक एवरेज इन्वेंट्री बचती थी, आप कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हो? एवरेज इन्वेंट्री के थ्रू। तुमको पता लगता है अब एवरेज इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा? रिड्यूस होगा, जितना तुम्हारा एवरेज इन्वेंट्री रिड्यूस हो रहा है। तो व्हाट इफ दी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जा रही है? सारी की सारी बिक जा रही है, तो उसमें क्या होगा? तो देखो नेक्स्ट EBQ when quantity produced are sold। पर यहाँ पे हम इसको अब एक साथ तो सारा माल बिक जाए वैसे पॉसिबल है भी नहीं, इसलिए हम इसको ग्रेजुअली बात कर रहे हैं, सोल्ड ग्रेजुअली, कि एक एक करके जो है माल हमारा बिकता जा रहा है। तो जब हमारा आउटपुट बिकता जा रहा है तो जितना ही बिक रहा है हम उसको माइनस करेंगे, तो जो बची हुई क्वांटिटी होगी उससे हमको क्या करना है? हमारा कैरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका असर EBQ पे पड़ेगा क्या? इसका असर EBQ पे पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। अच्छा मतलब क्वांटिटी मतलब कैरिंग कॉस्ट पे तो पड़ेगा, कैरिंग कॉस्ट पे तो पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी कम हो गई तो कैरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। EBQ पे इसका असर नहीं पड़ेगा। EBQ के फॉर्मूले में भी तो कैरिंग कॉस्ट आता है बेटा। इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मंथ से। अच्छा मंथ से। कैरिंग कॉस्ट पर मंथ है वो तो, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी क्या? अरे अगर तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट बदल रहा है तो बेटा कैरिंग कॉस्ट को एज इट इज वहीं तो रखते हैं। हाँ मैं एनुअल रिक्वायरमेंट वाली क्वांटिटी की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो कैरिंग कॉस्ट की बात कर रहा। आप जब कैरिंग कॉस्ट लेते हो, फॉर्मूला जो लेते हो, क्या लेते हो कैरिंग कॉस्ट का? कि कैरिंग कॉस्ट इनटू जो भी कैरिंग कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करते हो विद दी पर मंथ वाला रिक्वायरमेंट से, है ना। अब मान लो किसी मंथ में तुम्हारा क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी मंथ में क्वांटिटी कम है, तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? तो उसके लिए हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट करते हैं EBQ के फॉर्मूले में भी, तो उसका असर EBQ के फॉर्मूले में भी पड़ेगा। कैरिंग कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो EBQ के फॉर्मूले में भी पड़ेगा। तो कब पड़ेगा? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर व्हेन द क्वांटिटी प्रोड्यूस इट इज सोल्ड ग्रेजुअली, तो उस केस में इसका इम्पैक्ट हमारी कैरिंग कॉस्ट, जो टोटल कैरिंग कॉस्ट होगा तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ हमारा जो EBQ होगा उधर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो पहले तो इसमें आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। क्या फाइंड करना पड़ेगा? परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। कितना मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना उसमें से कितना परसेंट माल बिक जा रहा है,
जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें से कितना माल बिक जा रहा है। तो ये कैसे निकालें? तो देखो, इसके लिए हम एक छोटा सा इक्वेशन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डी अपॉन पी, जिसको हम बोलते हैं डी अपॉन पी, वेयर डी बोले तो क्वांटिटी सोल्ड या सेल्स पर डे, और पी बोले तो प्रोडक्शन पर डे। तो सेल्स पर डे को प्रोडक्शन पर डे से डिवाइड कर दो, यू विल गेट परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सोल्ड एवरी डे। पर कैरिंग कॉस्ट को क्या मतलब? कैरिंग कॉस्ट को मतलब होगा इससे कितना माल बिका? नहीं, कैरिंग कॉस्ट को मतलब होगा कितना माल बचा। कैरिंग कॉस्ट को मतलब किससे होगा? कितना माल बचा। तो कितना माल बचा वो कैसे निकालूं? यस, यानी परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री, एवरी डे जो बचेगा। ये हर दिन का बात कर रहे तनीषा, गरिमा, पर डे बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने बोला कि इसका इम्पैक्ट EBQ पे रहेगा वहां, क्योंकि पर डे की कॉस्ट होती है आपकी। तो परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री पर डे कैसे निकलेगा? 1 माइनस डी अपॉन पी करके, 1 माइनस डी अपॉन पी करके। तो अब अगर मुझसे कहा जाए सर कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ, तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? एवरेज इन्वेंट्री यानी EBQ अपॉन 2 इंटू 1 माइनस डी अपॉन पी इंटू योर कैरिंग कॉस्ट। तो अब EBQ का फॉर्मूला बदलेगा? हाँ बदलेगा सर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा अब इस केस में? अब वो फॉर्मूला रहेगा 2AS, वो सब बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सी के साथ में बस हम ये जो परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री जो बच रहा है ना, हम इसको भी कंसिडरेशन में ले लेंगे। परसेंटेज ऑफ इन्वेंट्री जो बच रहा है ना, इसको हम कंसिडरेशन में ले लेंगे। तो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर कैरिंग कॉस्ट। और EBQ में बस इतना चेंज आ जाएगा कि हम बस वो परसेंटेज ऑफ जो इन्वेंट्री बचेगा उसी का कैरिंग कॉस्ट हम लेंगे, बाकी सबका कैरिंग कॉस्ट थोड़ा लेंगे बच्चे, ठीक है? ऐसा चीज। तो ये काम हम कम कर रहे हैं, ये काम हम तब कर रहे हैं जब क्वांटिटी जो है इट इज बीइंग सोल्ड ग्रेजुअली। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका फिर से। सेल्स पर डे 15, 150 कर लेते हैं चलो। प्रोडक्शन पर डे 200, एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज क्या, सेटअप कॉस्ट 200, कैरिंग कॉस्ट 0.20 पर यूनिट
पर मंथ। सारा चीज आ गया। ईबी क्यों निकालें? देखो क्या क्या फाइंड करना मैं लिख देता हूँ। ईबी क्यों निकालो नया वाला फॉर्मूला आके, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्स और ये प्रोडक्शन पर डे दिया है, तो इसलिए दिया है कि यहाँ पे सेल्स जो है ग्रेजुअली वाला केस है, तो आपको जो नया फॉर्मूला लिखा गया वही उसमें लेना है। ईबी क्यों निकालो? एनुअल सेटअप और कैरिंग कॉस्ट निकालो, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो यहाँ भी निकाल पाओगे क्योंकि मैंने प्रोडक्शन दिया ही नहीं आपको। और टाइम इंटरवल भी निकालना बिटवीन टू बैचेस, टाइम इंटरवल बिटवीन टू बैचेस। और एक और चीज चाहिए रहेगी, प्रोडक्शन टाइम पर लॉट या पर बैच लिख सकते हो, प्रोडक्शन टाइम पर बैच। देखना पड़ेगा। वन माइनस डी पी डी अपॉन पी 150। हाँ पर मंथ है ना, इधर दिया ना पर मंथ। 12 तो होगा इंटू, क्यों ना करें 12 को इंटू। एक सेकेंड रुको, पर डे, एक सेकेंड रुको, ये पर डे में दिया हुआ ना अपने को, पर मंथ। रुको रुको रुको, ये पर डे के हिसाब से दिया है ना, प्रोडक्शन पर डे। हाँ 12 से नहीं करना मल्टीप्लाई, वो पर डे के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो 1 माइनस 150 डिवाइड बाय 200 करो, कितना आ रहा है? एक सेकेंड बेटा, फिफ्टी अपॉन 200 कितना हुआ? 25%। 25% हुआ। हम्म हम्म 0.5 पूरा सॉल्व करके 0.325। अच्छा नीचे वाले का क्या?
0.325 ओके। तुमने तो बोला 0.325, 0.05 बोला था क्या? 0.05, 0.05, हाँ इसको करना ना पूरा अंडर रूट सब करके कितना 2820, ठीक है। इनका लगा रहा है कैसे 2828 आ रहा है। एक मिनट को मैं चेक करके आता। हम्म लाओ, ठीक है आ रहा है, ये आ रहा है। तुमने तो अभी कुछ और बोला मुझे। ठीक है तो इतना आ रहा होगा ना, क्या दिक्कत है? तो मैं भी गले कर रहा हूँ। एट 944, हाँ ठीक है। नॉट 2828 नहीं आ रहा बच्चों, 8944 आ रहा है, 8944। क्यों पीछे कितना आ रहा है जो टू? क्यों लेंगे तो 8944 लो ना। क्या आधे में नहीं बनती, पर वो थोड़ा ज़्यादा तो बने, तो 8944 ही बना रहे ना भाई। वो फ्रैक्शन थोड़ा बड़ा तो हो। मैं कैसे ले लूँ 8945, 8944 ही लो, 8944 यूनिट्स। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अपन ऑलरेडी ये जो सेल्स पर डे, सेल्स प्रोडक्शन पर डे ले रहे हैं, इसलिए कैरिंग कॉस्ट आप डायरेक्ट लोगे। इसमें पर मंथ पर यूनिट ऐसा कुछ नहीं करोगे, ऑल्दो दिया होगा तो भी, क्योंकि ये सारा वैल्यूज तुमको पर, हम जो सी की वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम वो पर डे पर मंथ वाला इफेक्ट लाने के लिए तो कर रहे हैं। ये जो सेल्स और प्रोडक्शन का जो फिगर दिया है, ये तुमको पर डे दिया है, तो इसको ही तो एनुअल लेके चलेंगे, तो हम ये एनुअल बेसिस पे तो निकाल रहे हैं, तभी तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसलिए चलो एनुअल सेटअप और कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। नंबर ऑफ सेटअप निकाला,
सो नंबर ऑफ सेटअप के लिए एनुअल क्वांटिटी को डिवाइड करो इससे, तो एनुअल क्वांटिटी इज 10,000 डिवाइड बाय 8944 1.11। हाँ तो 1 लेके करो, 2 क्यों लोगे, एज इट इज मोर, तो 1.11। हाँ बोलो बेटा। वो बात सही है तुम्हारी, पर हमको भी तो इकोनॉमिक निकालना है। अगर मैं 2.2 अगर सेटअप लगा दूंगा तो उसमें मेरा कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगा? कैसे लगना तो तो फिर वहां पे मेरा जो रन है इन बिटवीन द 2 बैचेस वो कम कर दूंगा ना बेटा। अगर 2 बैचेस में फिर रन ज्यादा आ रहा होगा, वहां पे फिर गैप ज्यादा आएगा ना दोनों के बीच में। समझ रहे हो मेरी बात को? तुम तो इसलिए काम करो, नंबर ऑफ सेटअप ऐसा भले मत करो, डायरेक्ट क्या कर लो, जितना जितना आ रहा है ना, मतलब क्या करो, सीधे फॉर्मूले में रखो वैल्यू। कैसे? 10,000 रिक्वायरमेंट है, 8944 ये है, सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारे इससे सेटअप कॉस्ट से, देख लो कितना आता है। वो कॉस्ट लिख दो तुम तो इधर, वो कॉस्ट लिख दो इधर डायरेक्ट। ठीक है, 223.6 ना, तो 224 ले लो। ऐसी कैरिंग कॉस्ट निकाल लो। EBQ को डिवाइड करो 2 से, 8944 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई करो। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 माइनस D अपॉन P इंटू 0.20। ठीक है, मैं 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सर वो पर मंथ वाली चीज को इफेक्ट देने के लिए ही तो ये परसेंटेज वाला अपन काम कर रहे हैं। 8944 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 माइनस 150.200 इंटू 0.2। इसको सीधे इसको इन वैल्यूज को डायरेक्टली सॉल्व करना है ना। दिस इज 50 सेम आ रहा है। क्या सेम आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है, तो सेम आना चाहिए क्या? हाँ, क्योंकि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यही तो बोलता है कि सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आना चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल आ तो इक्वल आ रहे हैं तो हाँ वो मिनिमम है। पहले वाला नहीं होगा मिनिमम। पहले वाला मतलब कौन सा? ये इससे पहले वाले क्वेश्चन का तुमने निकाला था सेटअप कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट अलग अलग 22682130। हाँ, तो देयर वाज अ डेविएशन। क्यों? इसकी वजह से तुमने 6.67 को 7 करके करा था। अगर तुम यहाँ पे 24,000 3600 से डिवाइड करके फिर तुम 3 ये मल्टीप्लाई करो ना, तुम देखना सेम आ रहा होगा। चेक कर लो एक बार। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे 1 से 2 और वो मत लो, गड़बड़ होगा। वहां कॉस्ट में पूरा लिख तो बात ठीक है। नंबर ऑफ सेटअप लिखने के लिए तुम 7 लिख सकते हो, पर जब तुम कॉस्ट निकालने की बात कर रहे वहां पे 7 ऐसे मत लिखो। वहां पे तुम अपना पूरा ये फॉर्मूला के लिखो, यू विल गेट परफेक्ट आंसर। आया? वही आया आंसर? करा? ये क्या कर रही है? 6.666 कर रहा हूं ना सर। अच्छा, आ गया 2160 आ गया ना, इसलिए प्लीज देख लो। तो कैरिंग कॉस्ट और इनका सिमिलर आने का रीजन ये है कि यस इट इज द मिनिमम बैच क्वांटिटी। यही हमारी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये हमको मिनिमम कॉस्ट निकाल के दे रही है। ओके, ये आ गया। ओके, सेटअप कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट निकालो टाइम इंटरवल बिटवीन 2 रन्स। तो 360 डिवाइडेड बाय योर EBQ। ओके, वन 1040। एक मिनट, टाइम इंटरवल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप्स।
टाइम इंटरवल निकालना है, नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड करोगे। मैंने ईबी क्यू बोल दिया था, गलत बोल दिया मैंने, ईबी क्यू नंबर ऑफ सेटअप से डिवाइड करोगे बेटा। थ्री 24.32 ठीक है। हाँ, इन बिटवीन 2 रन्स, कि 2 रन के बीच में इतना टाइम रहेगा। और एक लास्ट चीज निकालो, प्रोडक्शन टाइम पर बैच। प्रोडक्शन टाइम पर बैच तो ये कैसे निकालोगे? तो देखो, प्रोडक्शन टाइम पर बैच कि कितना अपन प्रोडक्शन टाइम ले रहे हैं एक बैच को प्रोड्यूस करने के लिए। तो टोटल प्रोडक्शन क्या है तुम्हारे, एक बैच में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है? 8944। तो 8944 को डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? इसको डिवाइड करेंगे हम प्रोडक्शन पर डे, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कि 8944 इतना क्वांटिटी पहुंचने के लिए कितना प्रोडक्शन टाइम लगेगा। कितना लिख दो? 44.72 डेज। जितना आ रहा है उतना ही लिखना। वन पॉइंट कितना था ये नंबर ऑफ सेटअप? 1.14 1.11 था। और ये कितना आया? 3। हाँ बेटा अभी वाला। ठीक, हाँ हाँ, एक सेकेंड, स्पेस नहीं मेरे पास। एक दिन में प्रोडक्शन है 200 यूनिट्स का, तो कितना आया? ठीक है, ये तुम्हारा। हाँ हाँ हाँ, एक बैच को बनने में इतना टाइम लग रहा है। अब समझो एक बैच को बनने में इतना टाइम लग रहा है, और तुम खाली कितने दिन हो? इतने दिन गैप पीरियड है, प्रोडक्शन तो इतने में हो जाएगा, बाकी दिन क्या रहोगे तुम? फ्री रहोगे। हाँ ऐसा। क्या हो रहा है? हाँ, इतना कैसे लग रहा है? हम टोटल क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे कि टोटल प्रोडक्शन की 10,000 एनुअल रिक्वायरमेंट है, तो 10,000 प्रोडक्शन करने के लिए कितना दिन लग रहा है, वो दिन निकालने के लिए तुम्हारे पास ये चल रहा था। वो निकालने के लिए तुम्हारे पास ये था, कहाँ गया वो? इधर जो निकाला था अपन ने, कैलकुलेट किया था ना, नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ रन, उसके तो नंबर ऑफ बैचेस और नंबर ऑफ टाइम इंटरवल नहीं, वो तो उधर अपन ने कैलकुलेट नहीं किया था वैसे भी। ठीक है, 10,000 तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट है, पर ईबी क्यू कितना है तुम्हारा? 8944 है ना। एक बार में चलेंगे तो इतना इतना आएगा। तो हमने जो टाइम पीरियड निकाला है, ये हमने 10,000 का थोड़ा निकाला, हम तो ये चीज किसका निकाल रहे हैं? प्रोडक्शन टाइम निकाल रहे हैं पर बैच। हम निकाल रहे हैं पर बैच के एक बैच का प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम लग रहा है। अब उसमें जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है उतनी लग रही है। तो तुमने कहा 10,000, तो 10,000 के लिए कितना समय चाहिए रहेगा? तो 10,000 के लिए मल्टीप्लाई कर लो कि 44.72 आया ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.11 से, तुमको पता लग जाएगा कि भाई 10,000 यूनिट्स के लिए इतना समय लगेगा। इट विल भी कितना? 48 डेज कुछ आ रहा होगा, तो 10,000 यूनिट्स के लिए इतना दिन लगेगा।
ठीक है, ऐसा नहीं नहीं, तो तुमने पूछा इसलिए बताया मैंने। तो ये जो अपन निकाल रहे हैं इसे पर बैच का निकाल रहे हैं, पर बैच में 10,000 तो हुई नहीं प्रोड्यूस, कोई बात नहीं। पर अगर एनुअल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो उसके लिए कितना समय लगता है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब अपने टाइम इंटरवल से पता लग जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन, अब ये बुक में दिया हुआ है तुमको, एक क्वेश्चन बुक का निकालो, एक 16 नंबर पे दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट कर देता हूँ, एक बार रुको, फोटो लिख के एक बार। यस यस यस, मैं उसका फोटो प्रेजेंट करता हूँ यहीं पे। तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है बच्चों, चिंता मत करो। एक सेकेंड, ये रहा। The monthly requirement of raw material for a company is 3000। समझ रहे, मंथली दिया हुआ है, एनुअल निकालना पड़ेगा। The carrying cost is estimated to be 20% of the purchase price। carrying cost दिया हुआ है, purchase price का 20%। in addition to 2 rupees, 2 रुपए तो है ही, और जितना भी purchase price दिया होगा उसको 20% और, तो 2 प्लस परचेज प्राइस का 20%। परचेज प्राइस आगे दिया हुआ है 20 रुपए, तो 20 रुपए का 20% 4 रुपए, 4 प्लस 2 6, कैरिंग कॉस्ट इज 6 रुपए पर यूनिट। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दिया हुआ है 25 पर ऑर्डर, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड ईओक्यू। ईओक्यू फाइंड कर लो उसमें। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब सेटअप कॉस्ट, ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज योर सेटअप कॉस्ट। क्या कह रहे हो? ओके 527.72 देखो। ओके बेटा, इसमें 4 केस दिए अलग अलग, तो चारों को करेंगे। पहले भी एक ही कर रहा है अपन ने, पहले अपन नॉर्मल ईबीक्यू फाइंड कर रहे हैं। आज अब जैसे ईबीक्यू हो गया, तुमको जो मैंने टॉपिक्स लिखवाए थे, अब अगले बचते हैं तुम्हारे 4। कैपेसिटी प्लानिंग, आफ्टर ईबीक्यू नाउ वी आर लेफ्ट विद 4 टॉपिक्स: इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस, कैपेसिटी प्लानिंग, टाइम एंड वर्क स्टडी और प्लांट लेआउट। अभी इंडिफरेंस वाली तो हो जाएगा, ठीक है। 2 2 2 और 1 दिन, 2 दिन 3 दिन तुम्हारे थ्योरी का, 2 5 क्लास और चाहिए आज के बाद है। कल तो वो विसर्जन है, कल तो नहीं हो पाएगा, परसों के बाद रेगुलर कर लूँगा। कल तो मुझे चाहिए रहेगा समझ के लिए, ठीक है। हाँ परसों से फिर तुम रेगुलर ले लो, भले कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से 5 दिन गिन लो, उतने में ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से 5 दिन गिन लो, उतने में ख़त्म हो जाएगा। हाँ ले लूँगा। कल क्या थर्सडे है ना, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को इट विल बी ओवर। हाँ तो बता दो नेक्स्ट, कल परसों, परसों जो दे रहे हो नेक्स्ट फोरकास्टिंग, नहीं जो तुमको अच्छा लग रहा है दो। अभी तुमने असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन का दिया था ना। हाँ क्या कह रहे हो? जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं ऐसे बोल रही थी। तो इतना धीरे बोलती है, वो समझ में नहीं आता क्या बोलती है। बेटा आवाज नहीं आ रही यहाँ तक, एक तो इतने सारे वो चल रखा। असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो गया ना। एक काम करो, अभी अपन ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है ना, बड़ा भी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे दो ना। अकेला है? हाँ चल अकेला है, चल ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ में फोरकास्टिंग दे दो, इजी है फोरकास्टिंग। हाँ फोरकास्टिंग तो सिंपल है,
थ्योरी छोटी सी थी, हाँ फोरकास्ट मुझे प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन क्या था कौन सा? इसके लिए क्वेश्चन मेरा तो दो किए थे अच्छा, ओहो, दो मुश्किल पूरी हुआ है बहुत। ठीक है, टेस्ट ज्यादा नहीं करवा लेना। तो फोरकास्टिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, डन। और ट्यूसडे को यू विल बी डन विद दिस। मैंने वैसे कहा था सितंबर एंड तक हो जाएगा, बट ठीक है। ट्यूसडे कब आ रहा है? अक्टूबर में आ रहा है, गांधी जयंती के आसपास। 2-3 तारीख को पड़ रहा होगा। उसमें भी 4 टॉपिक तुमको लेना है, 4-5 या देख। या थ्योरी के लिए तो अपन ऐसा भी कर सकते, कोई एक दिन लंबा क्लास ले रख सकते, विल सी। चलो ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते। वही तो कर रहा। एनुअल रिक्वायरमेंट 3000 इंटू 12, योर सेटअप कॉस्ट इज कितना दिया है? सेटअप ऑर्डरिंग कॉस्ट इज योर सेटअप कॉस्ट 25, कैरिंग कॉस्ट 2 + 20% ऑफ द परचेज प्राइस 6। EBQ निकाल लेते हैं पहले। कैरिंग कॉस्ट, एक मिनट, पर मंथ होना दिया कैरिंग कॉस्ट। एक सेकेंड, पर मंथ होना दिया कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या दिया है? पर यूनिट दिया ना, हाँ ठीक है, इंटू 12 नहीं करने का, अभी गड़बड़ कर देता मैं। 12,000 इंटू 25 कितना हो गया ये? इसमें से भी इसको छोटा कर सकते हैं। 25 में से 5 तो बाहर ही जाएगा 100 में से, फिर 120 बचेगा अंदर। 120 को कर सकते हैं 100। कितना आया था ये सॉल्व करके बता दो ना एक बार। 0.7 ना, तो 548। 0.7 तो बहुत ही, 0.7 तो इसमें तो गैप बहुत कम है ना, इसलिए वहाँ पे अपन 0.3 से तुम वहाँ डायरेक्ट पहुँचा दे रही थी बेटा, अप्रोक्स। जहाँ जरूरत पड़ेगी इसके लेने की, हम 47.7 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये तो पहला चीज निकला। दूसरा चीज और भी निकालना था क्वेश्चन में, क्या निकालना था? अब दूसरा चीज पढ़ना, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट व्हेन द कंपनी गेट्स अ कंसेशन ऑफ 5%। अच्छा, ये कंसेशन तो निकालना ही, पहले काम करो इस वाले क्वेश्चन जो अपन ने कहना है इसका भी टोटल कॉस्ट तो निकाल लेते हैं। नॉर्मल केस में भी टोटल कॉस्ट तो निकाल ही लो। टोटल कॉस्ट का वही फॉर्म लगाने का जो बोला है। टोटल कॉस्ट लिखा था तुमको ऊपर फॉर्मूला मैंने। ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ये तुम्हारा सेटअप कॉस्ट, योर कैरिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द मटेरियल। नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ सेटअप निकाल लो पहले। 36,000 डिवाइड बाय EOQ, EBQ बेसिकली 36। इनको लिख के करना ताकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, जैसे अपन ने भी देखा था ना। इनटू योर सेटअप कॉस्ट, परचेज ऑफ मटेरियल तो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग देखोगे। एनुअल रिक्वायरमेंट है 36,000, 20 रुपये पर और वो पड़ रहा है यूनिट, प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट तुम देख लो कितना है तुम्हारा। एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो, 548 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 कितना आया? 1644। सबको मिला के? अच्छा, एक एक करके बता रहे हो आप?
1644 प्लस, एक सेकेंड, हाँ 164 42.3 या 4.23, उसने शायद 547.7 से डिवाइड किया होगा। कैरिंग कॉस्ट नहीं, पहले बेटा वो सेटअप कॉस्ट तो लिखा दे। 548 इंटू 25, सेटअप कॉस्ट इज 25 ना, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 25, तो सेटअप कॉस्ट 25 हुआ ना, लिखा तो है इधर। परचेज प्राइस तो बेटा वो परचेज मटेरियल में जाएगा ना, क्या कर रहे हो? सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स इनटू योर सेटिंग अप कॉस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट इनटू परचेज प्राइस, हाँ 1642, ठीक है। एक सेकंड रुक जा बेटा, एक लिखवा दे मुझे। नाउ 36,000 इंटू 20, ये कितना आया? 7,20,000। 548 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 या 548 इंटू 3 कितना हो गया ये? 1644 टोटल टोटल लिखवा दो। 7,20,286.33, ठीक है। दिस इज योर टोटल कॉस्ट जो नॉर्मली आ रहा है। अब इसने इसमें कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है इसमें? किसने कंडीशन दिया कि भाई है, लिख रहे हो, लिखो। करा डिस्काउंट वाला करा, देख क्या बोल रहा है, 5% डिस्काउंट देने की बात कर रहा है परचेज प्राइस पे, तो परचेज प्राइस को 5% से कम कर दे, नया ईबी क्यों निकालो। बताता हूँ, रुको बताता हूँ, बोल गया तो देखो, रुको रुको बता रहा, देखो क्या करना है। अभी बोल रहा है सेकेंड वाले में, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट when the company gets a concession of 5% on the purchase price if it orders 3,000 units or more but less than 6,000 units per month। अब ये 3,000 more, वो आपने अमाउंट भेजा था क्या? किसको? अमाउंट की, अमाउंट अच्छा दे दो। सो अभी 3,000 मोर और 6,000 लेस, ये तो अपन चेक करेंगे बाद में, जब EBQ निकल जाएगा ना, और उसके थ्रू अपन बाद में चेक करेंगे, कि इस क्राइटेरिया में आ रहा नहीं आ रहा, दैट वी विल चेक देयर। पर अभी जो उसने बोला 5% कंसेशन वाला बात, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट बदलेगा, क्योंकि परचेज प्राइस का 20% तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट में जाएगा, तो तुमको नया EBQ निकालना है, और नया EB आज कर देता, ठीक है। नया EBQ निकालने के बाद तुमको अपना पूरा ये टोटल कॉस्ट नया निकालना पड़ेगा। तो चलो EBQ निकालो बिल्कुल नए सिरे से, कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक कैरिंग कॉस्ट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 5% डिस्काउंट मिल रहा है परचेज प्राइस पे, एंड व्हाट इज योर परचेज प्राइस? 20 रुपीज, और 20 रुपीज का 20% अपन कैरिंग कॉस्ट ले रहे थे ना, इसलिए पहले 20 रुपए का 5% निकाल, 1 रुपए, तो अब तेरा परचेज प्राइस हो गया 19, तो 19 रुपए का 20% 3.8, तो 3.8 प्लस 2, तो 5.8 इज योर कैरिंग कॉस्ट। तो तुम्हारा EBQ थोड़ा सा बदल के आ जाएगा, नया EBQ निकाल लो। चलो ये सेकंड, हाँ 3,000 से 6,000 के बीच वाला। नहीं, तुम्हारा एनुअल रिक्वायरमेंट तो 36,000 ही रहेगा, दैट विल बी एनुअल रिक्वायरमेंट तो 36,000 ही चाहिए, पर कितना 3,000 से 6,000 तो वो अपन बाद में चेक करेंगे कि कितना निकल के आ रहा है।
आप तो ईबीक्यू तो नॉर्मल निकालो ना, ईबीक्यू के लिए 3000 से 6000 को देखने की जरूरत ही क्या है? ईबीक्यू से तो अलग क्वांटिटी निकल के आएगी ना। देखो ए एनुअल क्वांटिटी, फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन लिख दो, ईबीक्यू आ गया 557। एस ए सब सेम रहेगा, सी में चेंज कर दे बेटा ना। अब टोटल कॉस्ट निकालो, ईबीक्यू निकाल लिया तो, क्योंकि टोटल कॉस्ट में तुम्हारा परचेस वाले में एक चेंज आएगा और एक कैरिंग कॉस्ट में चेंज आएगा, तो टोटल कॉस्ट निकाल लो तुम्हारा। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो 19 से। Annual requirement will be the same, setup cost will be the same, carrying cost will change a bit, not a lot. 2 plus 3.4, 3.4 कैसा आया? 19 का 20%, 19 का 20% 3.8 होता है, 3.8 आया था ना, ठीक है, तो 5.8 से डिवाइड किया अपन ने, वी विल बी गेटिंग 557 जैसा आप लोगों ने मुझे बताया। टोटल कॉस्ट निकाल लो। नंबर ऑफ सेटअप्स कितना बन रहा है? तो 36,000 डिवाइडेड बाय 557 इंटू सेटिंग अप कॉस्ट 36,000 इंटू 19 प्लस कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री इंटू 5.8। चलो 6 lakhs कितना बता रहे थे? 231। ओके, दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट, ओह सॉरी टोटल कॉस्ट। अब ये ऐसा करना ही नहीं करना, ये प्रपोजल चूज करना ही नहीं करना, 5% डिस्काउंट लेना ही नहीं लेना। इफ द क्वांटिटी लाइज बिटवीन 3,000 to 6,000, तो उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, करना ना, हाँ चेक करना पड़ेगा ना भाई, वो 3,000 से 6,000 के बीच में चेक ही कहाँ हुआ?
तो अभी निकालो नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ ऑर्डर्स जिसको अपन बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सेटअप कैसा आया, नंबर ऑफ सेटअप्स आपने निकाला था, नंबर ऑफ सेटअप्स 36,000 डिवाइड बाय 557 कितना आया, कितना है 64.64। ये पर बैच के अकॉर्डिंग है। साल भर में कितना करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो साल भर के लिए इसको डिवाइड करो 12 से, इसको डिवाइड करो 12 से साल भर का निकालने के लिए, ताकि नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर मिल जाए। 5.3 यानी इसको अपन ले लेते हैं 5 ऑर्डर्स, तो बिल कम हो जाएंगे फिर, क्योंकि अपन ने एग्जैक्ट क्वांटिटी ली है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स या नंबर ऑफ सेटअप्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम नंबर ऑफ रन लूँगा तो अपन ने एग्जैक्ट क्वांटिटी ली है, उतना क्वांटिटी पहुँच नहीं पाएगा जितना क्वांटिटी चाहिए। तो 6, क्योंकि वहाँ पे अपन ने ऑलरेडी ऊपर वो उसको वहाँ पे वो अप्रॉक्सीमेट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे अपन ने एग्जैक्ट क्वांटिटी ली है। आप एग्जैक्ट क्वांटिटी ना हर एक का 64.64 भी हमने एग्जैक्ट लिया है, 5567 भी हमने एग्जैक्ट लिया इसलिए। तो जितना मेरा क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसके अगर मैंने मान लो 5 पे छोड़ दिया तो मेरी क्वांटिटी बच जाएगी ना, मतलब 36,000 वाला जो एक सेकेंड 36,000 वाला टारगेट वो तो हो ही नहीं पाएगा फिर। तो यहाँ पे 36,000 का टारगेट पूरा करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इट विल बी दी 6। अब जो अपन को चेक करना है कि अपना क्वांटिटी लाई कर रहा है नहीं कर रहा, किसके बीच में, बिटवीन 3,000 एंड 6,000। तो उसके लिए क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो विद EBQ। जितना रन अपना निकल के आना, जो नंबर ऑफ सेटअप अपना निकल के आना, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड तुमको पता लग जाएगा कितना। तो हमने कहा था कि क्वांटिटी, रुको क्वेश्चन में क्या था, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड कितना रहना चाहिए, 3,000 यूनिट्स और मोर बट लेस देन 6,000 पर मंथ, है ना। हम ये बात समझना आप यहाँ पे, वैसे हम जनरली वो निकालते हैं नंबर ऑफ सेटअप, तो 12 से कभी डिवाइड नहीं करते। यहाँ पे 12 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि हम जो क्वांटिटी हमसे पूछा जा रहा था वो पर मंथ निकालने को पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने 12 से यहाँ पे एडिशनल डिवाइड किया है तानिशा। इससे पहले वाले नंबर ऑफ सेटअप्स में कहीं भी 12 से डिवाइड नहीं कर रहे थे बेटा, ठीक है। अब एक महीने के अंदर कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना रहेगा, तो नंबर ऑफ सेटअप्स लगा दी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगा दिया आपने, सेटअप या नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारा EBQ से कि एक बैच में कितना क्वांटिटी बच रहा है, तुमको पता लग गया कितना क्वांटिटी आ रहा है बच्चे, 3342.48। ये तुम्हारी क्वांटिटीज निकल के आ रही हैं जो आप मंथली बेसिस पे ऑर्डर करोगे। तो क्या ये आ रही है उस रेंज में 3,000 से ज़्यादा पर 6,000 से कम, यस। तो ये 5% वाला डिस्काउंट का ऑफर हमको मंजूर है, हम ये प्रपोजल लेके काम कर सकते हैं, ठीक है, इट इज फीजिबल। तीसरा पार्ट, what happens when the company gets a concession of 10% on the purchase price when it orders 6,000 units or more
तो 6000 यूनिट्स ऑफ मोर तो बाद में एकदम चेक कर लेंगे, जैसे जाकर क्या था। अभी इस बार डिस्काउंट कितना का दे दो, 10% का दे दो, चलो सेम ही है, फटाफट कर लो। किस चीज का एग्जिट? मेरा है 6,64,950 हम्म, इसका टोटल कॉस्ट 6,64,950 6,64,000, वाओ नाइस। 10% ठीक है, अब इसमें भी वैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल सेम कर लो। यूज करेंगे तो 6,000 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं इसमें तो दिख गया तुझे कहाँ परचेस करें 6000 उसने क्वान्टिटी? बोला ही 6,000 परचेज करना 6000 और मोर भी तो बोला है, तो चेक करना पड़ेगा ना कि हमारा क्वांटिटी 6000 और मोर में जा रहा है नहीं जा रहा है। क्या बातें कर रहे हो बेटा? किसने कहा तुमको 6000 कर ही लिया तुमने? मैंने केवल 6,000 देखा कोई बात नहीं बेटा, होता है। अरे यार मैं डायरेक्ट इस बार लिख रहा हूँ 10% डिस्काउंट है, तुम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना और कैरिंग कॉस्ट भी चेंज कर लेना उसके हिसाब से, ठीक है? टेन परसेंट डिस्काउंट तो 2 रुपये, 2 रुपये डिस्काउंट नहीं, 20 का 10%, 2 रुपये 18, 5.6। 566.94, तो बेटा 567 ले लेना, बहुत पास है क्योंकि ये तो टोटल कॉस्ट निकाल लो। कितना आता है टोटल कॉस्ट बताना वापस। तनीषा इसको सॉल्व करके कितना है बताओ, चेक करते हैं। ठीक है, मेरा अरे कैलकुलेटर रखा ना यहाँ पे, मैं देखा ही नहीं। मेरा है 5,15,87.30 आ गया सर 6,59,174 6,51,175। अब चेक कर लो वो चीज़, तो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालो या नंबर ऑफ रन या नंबर ऑफ
स्टार्टअप जो बोलो, तो 36,567 जितना आया था हमारा, 36,000 डिवाइड बाई 567, 63.49 डिवाइड बाई 12, 63.49 डिवाइड बाई 12, 5.29 पर वही काम खत्म करने के लिए 6 लेके चलेंगे। अब वो निकाल लो क्वांटिटी, ऑर्डर्ड क्वांटिटी है ना, कितना करना चाहिए था, तो 6 इंटू 567 ये आ रहा है 3,402। अब ये जो क्वांटिटी है इट इज नॉट इन द लिमिट जो हमको क्वेश्चन में पूछा है कि भाई 6,000 क्वांटिटी करके देखो 10% डिस्काउंट मिलेगा, है ना। वहाँ तो बोला था 6,000 ज़्यादा रहे क्वांटिटी रहेगा, सॉरी क्वांटिटी जो रहेगा इट विल बी मोर देन 6,000 और 6,000 और मोर ऐसा बोला था, 6,000 और मोर बोला था ना, 6,000 यूनिट्स और मोर, हाँ तो इक्वल्स टू का साइन भी लगा दो, 6,000 यूनिट्स और मोर। तो अभी प्रेजेंट का जो क्वांटिटी आ रहा है इट इज वेरी मच लेस, यानी हमने जो EBQ निकाला ना, इट इज नॉट फीजिबल फॉर दिस डिस्काउंट। हमने जो EBQ निकाला है दिस इज नॉट फीजिबल फॉर दिस डिस्काउंट, तो भैया ये तो अपन नहीं कर सकते। तो इसके हिसाब से पता है कैसा, इसके हिसाब से हम लेके चले मिनिमम वाला, तो 6,000 अपने को EBQ कितना लेना पड़ेगा 6,000। हाँ तो अब EBQ को 6,000 लेकर के सॉल्व करो, मतलब फिर टोटल कॉस्ट निकालो। इस EBQ में तो नहीं बैठ पा रहा, तो अब EBQ को कितना लेके चलो 6,000। निकाल ली तुमने? अच्छा, तो अभी हमने जो निकाला इससे आया हमारा टोटल कॉस्ट। अब एक बार 6,000 लेके करो EBQ को 6,000, क्योंकि अपना तो लाइन नहीं कर रहा ना, तो EBQ को 6,000 लेके करो। तो EBQ नहीं निकालना, वो तो ऑलरेडी 6,000 है, सिर्फ टोटल कॉस्ट निकालना। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे 6,000 से? प्रोडक्शन कॉस्ट तो उतना ही रहेगा बेटा, सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में चेंज आएगा बेटा, क्योंकि 36,000 को इस बार आप 6,000 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 25 से, प्लस वो 36,000 तो वो तो उतना ही रहेगा, और तुम्हारा डिस्काउंट प्लस 6,000 एवरेज इन्वेंट्री में अफेक्ट करेगा, और तुम्हारा डिस्काउंट 5.6। कर लो इसको सॉल्व, 6,64,950। तो ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट होता अगर 6,000 क्वांटिटी लगाते तो कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है? तो जिसमें कॉस्ट मिनिमम आ रहा है वो देख लो, ये या ये लास्ट वाला ही है भाई। इस वाले को तो कंसिडर करेंगे नहीं, 6,51,000 को तो कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि इतना EBQ तो बैठ ही नहीं रहा, उस लिमिट में ही नहीं रहा। तो 6,000 क्वांटिटी जो हम ऑर्डर करें ना, EBQ 6,000 लेकर आए, इसी को हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट हमारा मिनिमम है। 10% डिस्काउंट वाले को हम यहाँ पे चूज कर करेंगे, ठीक है। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड, हाँ। तो उधर पता कैसे लगोगे कि हमारा जो अभी समझोगे, अगर ये 6,000 वाली रेंज में आ जाता EBQ करने के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 वाली रेंज में आता तो हम उसी को लेके करते ना बेटा, समझ रहे हो? तो करना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट 17th अगर आप देखते हैं तो 17th वाले में बोल रहा है, देखो तुम्हारे मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है तो मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट अगर तुम कहोगे तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा दिया हुआ ही है, कर देते हैं चलो एक बार को। सर एसी बंद कर दो ना। कर दो। हाँ सही, मतलब गुड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। Messrs Tubes Limited are the manufacturers of picture tubes of TV. The following are the details of their operations during 2001. Average monthly market demand, monthly market demand दिया हुआ है, annual निकाल लेने का। Ordering cost, setting up cost दिया हुआ है, carrying cost दिया हुआ है 20% per annum। ये 20% per annum किसका होगा? ये 20% पर एनम किसका होगा? कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स तुमको दिया है तो कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स 500 है, 20% 100 हो जाएगा कैरिंग कॉस्ट। नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है, मिनिमम यूसेज दिया हुआ है, मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है, लीड टाइम टू सप्लाई दिया हुआ है 6 to 8 वीक्स। ये मिनिमम यूसेज मैक्सिमम यूसेज ये क्या काम आता है? मिनिमम रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना, मैक्सिमम रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना, उसी काम आता है। तो उसका फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, सिर्फ फॉर्मूला लगता है उसका डायरेक्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं है इसमें। एक सेकेंड, हेलो, ठीक है। तो उसका एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला लग के डायरेक्टली हो जाता है। तो ईओ क्यू तो वैसे ही निकलेगा, ईबी क्यू तो वैसे निकलेगा जैसे निकालते हैं। तुमको ये इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2000 को एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट तुमको 100 बताई दिया, 20% 500, बाकी सेम है। ईबी क्यू निकालो, मैं आगे का फॉर्मूला लिख देता हूँ। नॉर्मल ईबी क्यू निकालो, फिर अपन ये 1500 डिस्काउंट ये करके देख लेंगे पहले। वेरी गुड, 489 नॉर्मल ईबीक्यू आ गया। अब ये बोल रहा है इसमें पहला कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली। क्या हो गया? हाँ, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? 1500 यूनिट्स। तो पहले इस ईबीक्यू से आप अपना टोटल कॉस्ट निकाल लो, फिर ये 1500 वाले से करके एक बार निकाल लो, कंपेयर कर लो, क्या तुमको सही लगता है उतना कर लो, देखो चेक करो, और बाकी का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूँ तुमको। तुम्हें ईबीक्यू कितने, क्या कह रहे हो बेटा? पहले लिखवा देता हूँ फॉर्मूला। क्या क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? जैसे मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक और रीऑर्डर लेवल, ये लिखवा देते हैं तुमको। तो ये 2-3 फॉर्मूला लिख लो बच्चों अलग से। मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस यस मिनिमम यूसेज, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, ठीक है, इनटू मिनिमम डिलीवरी पीरियड, मिनिमम डिलीवरी पीरियड। ऐसे ही दूसरा मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक निकालना है, सो रीऑर्डर लेवल, इसको माइनस करेंगे इस बार हम लोग, किसमें से माइनस करते हैं? नॉर्मल यूसेज, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? नॉर्मल डिलीवरी पीरियड से। अरे को क्या निकालना था? रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक।
उसके फॉर्मूला लिखेंगे आप, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड और मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। खत्म। अभी तुमको लीड टाइम टू सप्लाई दिया 6 to 8 वीक्स, तो नॉर्मल डिलीवरी पीरियड कितना लोगे? इट विल बी 7, वो एवरेज निकलता है। तो ये फॉर्मूलाज तुम लोग यूज में लोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ऑल दोस थिंग्स, तो डायरेक्टली हो जाता है। हाँ आ जाएगा ना, आ रहा होगा, बस आने वाला है। फिर नॉर्मल ईबी क्यों निकाला क्या? अरे नॉर्मल ईबी क्यों? नॉर्मल यूसेज, एक सेकेंड रुकना, एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, मार्केट का डिमांड मंथली, हमको नॉर्मल यूसेज दिया है 100 ट्यूब्स पर वीक। बेटा 100 ट्यूब्स पर वीक, 100 से लेके करेंगे, सॉरी एनुअल डिमांड है उसमें 100 से निकालेंगे नॉर्मल यूसेज। सॉरी मैंने अभी चेक किया कि नॉर्मल यूसेज दिया हुआ इसमें। पर वीक दिया हुआ है, तो 100 इंटू 52, तो एनुअल रिक्वायरमेंट तुम्हारा रहेगा 5200, और बाकी तो सेम करके निकाल लो। रुको ये बेटा मैं बोल रहा हूँ एनुअल रिक्वायरमेंट निकालना ना अपने को। नहीं, इसमें आपको क्वेश्चन में नॉर्मल यूसेज भी दिया है, नॉर्मल यूसेज दिया है 100 ट्यूब्स पर वीक। ये देखो अभी दिखा, नॉर्मल यूसेज इज 100 ट्यूब्स पर वीक, तो यूसेज कितना है हम उसको लेंगे बेटा, तो इट इज पर वीक, तो एनुअल निकाल लो। तो इट विल बी 5200, इट विल बी 5200 एनुअल रिक्वायरमेंट। तो ईबी क्यों निकालो अपना, setting up cost was 100 per order, वन जीरो कैरिंग कॉस्ट was 50%, 20% of 500, 100 तो कैंसिल हो गए। 10,400 का अंडर रूट करा, तो आप कितना बता रही है? 102। 101, हाँ ठीक है 102 निकालो। कैरिंग कॉस्ट 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 कितना है? 5100। ऐसे निकालो। सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं जिसको। योर एनुअल रिक्वायरमेंट 5200 102 इंटू 100, ये भी इतना रहा है 5098, ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे तो। हाँ ठीक है, दैट इज मिनिमम कॉस्ट, वैसे तो सेम ही आना चाहिए, मैं तो सेम ही लिखूंगा क्योंकि
मिनिमम कॉस्ट में रही है। सो 10,200 इसका बैठ रहा था विदाउट एनी प्रोडक्शन कॉस्ट। अब एक काम करो, उसने ऊपर जो तुमको ऑप्शन दिया है ना 1500 क्वांटिटी और कितना डिस्काउंट दे रहा है 5% डिस्काउंट, उसको लेकर के सॉल्व करो एक बार। इफ 5% डिस्काउंट है ना, हाँ, एट 1500 क्वांटिटी कैरिंग कॉस्ट, तो ईबी के तुम्हारा 1500 लेके करते हैं अपन डिवाइड बाई 2 इंटू 100 लेंगे क्या, नहीं 5% डिस्काउंट दे रहा है तो 500 का 5% हुआ 25 रुपीज़, तो 475 का 20%, 475 का 20% बताओ मुझे, 475 का 20% 95, इसको 95 से करेंगे हम सॉल्व। हाँ जी हाँ जी, इतना कैसी बातें कर रही हो बेटा, सही है 71,250, बाप रे इतना ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट पड़ गया। सिमिलरली वो निकालो सेटिंग अप कॉस्ट, उसमें भी फिर इतना ही आ रहा होगा। एनुअल रिक्वायरमेंट बस 5200 डिवाइड बाय 1500 इंटू 100, हाँ 346 प्लस कर लो दोनों को 346 निकालते हैं बेटा, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट का वो भी अपन लास्ट में जाके चेक कर लेंगे कितना चेंज आ रहा है। 71,596 ये कॉस्ट इसमें बैठ रही है, और ऊपर तुम्हारी उनके प्रोडक्शन कॉस्ट के बिना जो टोटल कॉस्ट बैठ रही थी 10,200 बैठ रही थी। अब चाहो तो एक बार प्रोडक्शन कॉस्ट को भी लेकर के साथ में देख लो कितना फर्क पड़ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट वॉज 5200, एक बार 5200 को 5200 इंटू 500 और एक आता 5200 इंटू 475, 26 लाख 24,70,000, 1,30,000 का अंतर है यहाँ पे। और ऊपर कितनी बचत हो रही है, ऊपर कितना एक्स्ट्रा लग रहा था 61,000, तो फिर तो ठीक है, फिर तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन चूज कर लेना चाहिए। इफ टोटल कॉस्ट पे इम्पैक्ट देखें तो डिस्काउंट वाला ऑप्शन कंसिडर कर लेना चाहिए। तो जितना हमारा सेटिंग अप कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट बड़ा है 61,000 बड़ा है, क्यों, क्योंकि अर्लियर द सेटिंग अप कॉस्ट एंड द कैरिंग कॉस्ट वाज दिस, अभी सेटिंग अप कैरिंग कॉस्ट मिलकर कितना हो गया, पर जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसमें 1,30,000 का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे तो 60,000 का फर्क पड़ा, तो इसका मतलब हम वो 1500 वाला जो ऑप्शन है वो चूज कर लेंगे एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ये आ गया। अब इसके बाद इसका जो तुमको क्वेश्चन बोला था बाकी चीज़ें फाइंड करने को, पहला वाला हिस्सा कर लिया हमने सॉल्व, क्या वो एक्सेप्टेबल है, हाँ एक्सेप्टेबल है। अब मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक निकाल लो। मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, नॉर्मल यूसेज, मिनिमम टाइम 6 हफ्ता, मैक्सिमम टाइम 8 हफ्ता, नॉर्मल टाइम 7 हफ्ता, सब दिया हुआ है, तुमको फॉर्मूला लिखवा दिया है मैंने, ये रहा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा।
अभी ये फॉर्मूले में तुमको रीऑर्डर लेवल चाहिए, रीऑर्डर लेवल कैसे निकालोगे? रीऑर्डर लेवल कितना रहेगा? मैक्सिमम मिनिमम यूसेज तो सब डायरेक्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। रीऑर्डर लेवल जैसे पहले वाले में चाहिए रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तो रीऑर्डर क्वांटिटी तो तुम्हारा जो EBQ तुमने निकाला था ना वही हो जाएगा। EBQ तुमने निकाला था 102, एंड व्हाट विल बी योर रीऑर्डर लेवल? कैसे आएगा 1600? 8 कहाँ से आया? तो सर 200, हाँ हाँ बोल रहा हूँ। व्हाट इज द नॉर्मल यूसेज? देखो रीऑर्डर लेवल कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम यूसेज, तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, तुम्हारा रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। तुमको लास्ट में लिखना है उसका फॉर्मूला। तो मैक्सिमम यूसेज कितना है 200, मैक्सिमम टाइम कितना है 8, तो रीऑर्डर लेवल तुम्हारा आ गया 1600। रीऑर्डर क्वांटिटी तुमने निकाली थी EBQ के थ्रू 102, वो रख दो यहाँ पर, ये रहा रीऑर्डर लेवल ऑफ स्टॉक। मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम डिलीवरी, ये सब बाकी तो आ जाएगा। फॉर्मूला से रख दो की वैल्यू, यू विल गेट योर आंसर। इसमें आगे 2 3 4 5 क्वेश्चंस और हैं तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर, देखें तो एक 18th क्वेश्चन वाले जो मार्क कर लो, घर जाके ट्राई करना, नहीं आएगा तो बताना मुझे, नहीं आएगा तो अगली क्लास जब रखेंगे अगले टॉपिक की तो उसमें सॉल्व कर लेंगे। 18th है, फिर 19th इसका पार्ट नहीं है, मत देना इसको। 20th वाला 18 20th 22 22 24 28 28, बस इनको देखना करके होते हैं तो ठीक है, हमारे मॉड्यूल का ही है, मिल जाएगा। 26 नहीं करना, तो पहले ये करो, इनमें दिक्कत आया कोई तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके साथ में इनडिफरेंस वाले के साथ। हाँ दूसरे उसके, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हारा कंप्लीट हुआ यहाँ पे, EBQ वाला पार्ट, जो क्वेश्चन बताया वो करके देखो, नहीं आएगा उसको करेंगे सॉल्व, एंड उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अभी 4 जो प्रैक्टिकल टॉपिक बचे उन पे फोकस करेंगे इसी बार। चलिए तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में।